दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको दिख रही हिस्ट्री के अंतर्गत हम प्राचीन हिस्ट्री देख रहे हैं और आपको बता दें ये यूथ पब्लिकेशन का है। यूथ पब्लिकेशन बुक से पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर दिए हैं और ये एसएससी में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और आपको बता दें एसएससी नहीं किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी करें तो आपके लिए भी ये सम्मान महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसमें आज हम जो है कल मैंने वैदिक सभ्यता कवर किया था, आज जो है इसमें महाजनपदों के बारे में जानेंगे प्यारे साथियों। और महाजनपदों के साथ साथ मगध का उत्कर्ष के बारे में भी जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, महाजनपदों का उदय यानी इमरजेंस ऑफ महाजनपद। कहा गया मगध महाजनपद नदियों से घिरा था। किस नदी से मगध महाजनपद घिरा था? तो उसका उत्तर क्या जो गंगा तथा सोन नदी के किनारे क्या था कि बीच में क्या था मगध महाजनपद था। देखिए इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। मगध के चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ जल यातायात, जल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध आधुनिक बिहार के पटना व गया जिले के भूभाग पर अवस्थित है। इसने पूछा जाए कहाँ इसका विस्तार था तो मगध तथा गया जिले पटना तथा गया जिला। इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? गिरिव्रत थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई। पहले गिरिव्रत थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया। अब बात करते हैं वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है चंपा, दूसरा कौशल, तीसरा पाटलिपुत्र। तो वज्र की राजधानी क्या थी? तो आप बताओ वैशाली थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ जितने महाजनपद हों उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें है महाजनपद तथा राजधानी। अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। मगध की राजधानी क्या? राजगृह भी था, पाटलिपुत्र भी था। वत्स क्या थी? कौशाम्बी। कौशल का श्रावस्ती यानी सहेत महत, श्रावस्ती में एक जगह है सहेत महत। और वहीं मल्ल का क्या था? कुशीनारा या पावा। और अस्मक का क्या था? पोटन था। कम्बोज का हाटक था। ये चीज़ें इतने जो इम्पोर्टेंट है उनको याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगृह जो आपको बता दें ये जो है मगध राज्य की राजधानी थी। देखिए राजगृह मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। पौराणिक साहित्य के अनुसार यह ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र तथा जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के गर्भ व जन्म व तप ज्ञान तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साधना भूमि भी यही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसमें युद्ध के बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया गया था? किसमें? आपको बता दें इसका उत्तर भी मगध ही होगा। तो मगध में ही सबसे बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया गया था युद्ध में। नेक्स्ट है देखिएगा मौर्य प्रशासन के उत्थान के पहले 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास के दौर जो है समकालीन ईरानी साम्राज्य, वही मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार विस्तार किया और इसे मजबूत किया। और वहीं पर बात करते हैं मगध के निकट लोहे के भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध की भौगोलिक स्थिति लौह युग में उपयुक्त थी। चलते हैं देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद में अस्तित्व में आई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं 16 महाजनपद जो अस्तित्व में आई थी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6वीं तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपद का उदय हुआ था। अब बात करते हैं 16 कुछ आप पहले देख चुके हो, यहाँ पर आप कंप्लीट 16 देखने वाले हैं। तो इसको एक बार आप करें स्क्रीनशॉट जरूर ले लें 16 का, उसके बाद जो है हम इसको देखते हैं। वत्स का क्या राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। काशी का वाराणसी। अंग का चंपा थी। वहीं मगध की क्या थी? मगध की गिरिव्रज या राजगृह थी। वज्र की क्या वैशाली या मिथिला या विदेह जिसे कहते हो ये राजधानी थी। कौशल का श्रावस्ती या सहेत महत कह सकते हो। अवंती का उज्जैन या महेश्वती। मल्ल का क्या था? कुशीनारा या कुशावती। पंचाल का छत्र या काम्पिल्य। चेदी का शक्तिमती या सुक्तिमती था। चेदी का शक्तिमती या सुक्तिमती था। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। चप की मत्स्य की क्या थी? विराटनगर था। गांधार का तक्षशिला थी। अस्मक का पोटन या पोतली था।
दक्षिण भारत में एकमात्र दक्षिण भारत की जो है महाजनपद था। सूरसेन का मथुरा था। कंबोज का हाटक या राजपुर था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिए। वत्स की राजधानी काशी, कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा, मगध का गिरिब्रज, वज्र का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैनी या महिष्मती, मल्ल का कुशावती, पांचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, और वहीं पर गांधार का तहसीला, अस्मक का पोटन, सूर्यसेन का मथुरा, कंबोज का हाटक। ये आपने देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी में शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद नहीं था? कौन सा इसमें जो 6ठी सदी में मौजूद नहीं था? तो वैशाली इसमें जो है मौजूद नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट। महाजनपद काल में वज्र यानी वैशाली व मल्ल, कुशावती संघ ऐसे राज्यों के शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ द्वारा जो होता था, जबकि महाजनपद राजाओं द्वारा शासित होता था, परंतु कुछ में अलग प्रकार के शासन की व्यवस्था थी। चलते हैं। कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किसमें 16 जो? तो आपको बता दें, इसमें अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद का महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कहा जाए जैन ग्रंथ, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन की कथाएं, सुत्त पिटक में किसमें? तो आप बताओगे पूर्व जन की कथाएं हैं, वही जातक कथाएं वर्णित है, और बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है जातक कथाओं। विनय पिटक में भिक्षु व भिक्षुणियों के संग तथा दैनिक जीवन के आचार विचार संबंधी नियम संग्रहित है। अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। प्राचीन चंपा शहर किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी क्या थी? आप बताओगे चंपा थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम मगध का उत्कर्ष देखने वाले प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। मगध के देखिए, मौर्य वंश निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंद वंश के बाद जो है मगध पर शासन किसने किया था? मौर्यों ने शासन किया था। देखिए, ये ऑप्शन सही है। देखिए, कहा गया नंद वंश का अंतिम शासक क्या था? घनानंद था या सिकंदर के समकालीन था? चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना कब? 322 ईसा पूर्व में किया था। 322 से 184 ईसा पूर्व। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अब बात करते, देखिए इस पे कौन है? पहले हर्यक वंश आया, फिर से सुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया। तो ये सब क्रम जरूर याद कर लीजिए आप सब। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार आपको बता दें हर्यक वंश का राजा था। देखिए, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व ने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। वहीं बिंबिसार ने मगध की यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों तथा विजयों के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया। उसकी एक कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। अब बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य राजवंश 322 से 184 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली तथा महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष तक जो भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को जाता है। कौटिल्य यानी उसी का नाम विष्णुगुप्त भी था। अब शुंग वंश के बाद शुंग वंश की बात करते हैं। शुंग मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। मौर्य वंश भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 184 से 75 ईसा पूर्व तक, यानी कि 109 वर्षों तक इसने शासन किया। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल भाग पर शासन किया। नंद वंश ने। अब बात करते हैं
प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में की गई थी, तो इसका बिंबिसार के दरबार में नियुक्ति की गई थी और इसने जो है गौतम बुद्ध की भी इलाज किया था। देखिए, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार का मगध की राजधानी राजगद्दी पर बैठा था। कब? 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को ही भेजा था। अब बात करते हैं, जब अवंती प्रदेश के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हुए थे तब बिंबिसार ने भी राजवैद्य जीवक को ही उनके सेवा में भेजा गया था। 7 वर्ष तक जीवक 7 वर्षों तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक राजगिरे की गणिका सालवती का पुत्र था। गणिका सालवती का पुत्र था। लोक लाज के कारण उसकी मां उसे राजगिरे की गलियों में फेंक दिया था। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वह बाल रोग तथा शल्य चिकित्सक का विशेषज्ञ था। उसकी फीस जो है 16,000 कसारकड़ थी। ऐसा माना जाता था कि बिंबिसार का पुत्र अभय वैशाली का गणिका आम्रपाली का पुत्र था। यानी बिंबिसार का भी पुत्र अभय जो है गणिका आम्रपाली का भी पुत्र था। ये नेक्स्ट, हर्यक वंश के मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार ही थे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बिंबिसार के बारे में सब जान ही लिया आपने पिछले उसमें। देखिए, 544 ईसा पूर्व में था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार गिरि ब्रज का निर्माण कर उससे अपनी राजधानी राजगिरे का निर्माण किसने? बिंबिसार ने करवाया था। अपनी राजधानी भी उसी को बनवाया था। और वहीं पर बात करता, उसने 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी 492 ईसा पूर्व में और मगध की गट्टी पर, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया था। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर बताएंगे, घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक, देखो संस्थापक कौन था? पद्म वंश, लेकिन अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव परशुराम का अवतार कहा जाता है। उसने 1 राट और 1 छत्र की उपाधि धारण की। वहीं महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। इसी के समय सिकंदर 325 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। वहीं ग्रीक लेखकों घनानंद को अग्रमीज कहते थे। घनानंद को क्या कहते थे? ग्रीक शासक तो अग्रमीज कहा जाता था, कहते थे। 322 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश में शासन का नींव डाल दिया। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु आपको बता दें बिंबिसार का पुत्र था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका उपनाम अजातशत्रु का पूछा जाएगा कि अन्य नाम क्या था, तो कुणिक था। सिर्फ प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने राजगिरे के स्तूपों का निर्माण करवाया। 483 ईसा पूर्व में राजगिरे की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। चलते, राजा अजातशत्रु किस वंश के थे? तो आप बताएंगे अजातशत्रु जो हर्यक वंश के राजा थे। चलते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ पर हस्तांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र में जो है हस्तांतरित किया गया। देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। सम्राट अजातशत्रु ने के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरे से पाटलिपुत्र हस्तांतरित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिसने पाटलिपुत्र को सत्ता के केंद्र बन गया। वहीं पायन ने अपने यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन किया है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित वर्णन किया है। अब देखिए, इसके बाद हम सब जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत सभी धर्म को एक वीडियो देखने वाले, तो बने रहे प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।